बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, या जिसको HIV कहा जाता है। HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या होता है? वायरस दैट कॉज एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स, वो वायरस जो एड्स काज करता है, उस वायरस को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या HIV बोला जाता है। HIV वो वायरस है जो एड्स काज करता है। ये वायरस किस तरह डिस्कवर हुआ? 1984 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया। एक रिसर्च टीम, इसने पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA, वहाँ पर 1984 में सबसे पहले ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ। 1986 में इस वायरस को HIV का नाम दिया गया। अब ये जो HIV वायरस है एड्स काज कर रहा है, इसके हमने स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो इसको हम स्ट्रक्चर के लिए हम इसकी डायग्राम को स्टडी करेंगे, और बायोलॉजी में एक डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको डायग्राम की समझ आ जाए तो उसके ऊपर लिखना या फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपके लिए आसान होगा। तो ये HIV का डायग्राम है। सबसे पहली चीज़ अगर इस डायग्राम में हम देखें तो वो ये है कि इसकी जो शेप है स्फेरिकल है। तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की शेप किस तरह होती है? स्फेरिकल होती है। इसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में सबसे जो हमारे पास पहला जो इसका पार्ट है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो रेड दिखाई गई है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसके साथ लिपिड मेम्ब्रेन, ये इसका क्या कहलाता है? एनवेलप कहलाता है। ये जो इसका आउटर मोस्ट कवरिंग जो इसका एनवेलप कहलाता है, ये किस चीज़ से बना होता है? ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। होस्ट सेल मेम्ब्रेन से क्या मुराद है? ये वायरस जिस सेल्स को अटैक कर लेता है, तो उस सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो इस वायरस का एनवेलप या आउटर मोस्ट कवरिंग बना लेता है। अब ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है। तो यही वजह है कि इसके एनवेलप के अंदर भी जो कहने क्या है इसका एनवेलप लिपिड मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। इसके एनवेलप के अंदर अगर हम देखें, ये दिखाएगी, ये अगर कर्सर आपको नज़र आएगा, ये हमारे पास जो कहना ब्लू कलर में दिखाई गई, ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास है स्पाइक्स। इसके एनवेलप के अंदर क्या होते हैं? स्पाइक्स होते हैं। ये जो हमारे पास जो इसके एनवेलप के अंदर स्पाइक्स होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका बाहर की तरफ पार्ट जिसको बोलते हैं GP120, GP स्टैंड फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। बाहर वाला पार्ट GP120, और मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है जिसको बोला जाता है GP41। तो ये दो पार्ट पर इसके स्पाइक जो इसके मेम्ब्रेन के अंदर इसके एनवेलप के अंदर मौजूद है मुश्तमिल है। एक बाहर वाला पार्ट GP120, एक हमारे मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट जिसको बोला जाता है GP41। ये जो स्पाइक का जो GP120 पार्ट है, इसका क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी वजह से ये GP120 की वजह से ये उन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। और इसके बाद इसका जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं GP41, ये हमारे पास इसको सेल मेम्ब्रेन के होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होने में जो कहने क्या कर रहा होता है? हेल्प कर रहा होता है। इसकी जो एनवेलप है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन में के साथ फ्यूज़ होती है, वो तो GP41 की मदद से। इसके बाद हमारे पास जो कहना मैट्रिक्स प्रोटीन होती है, हमारे एनवेलप से अंदर की तरफ ये जो हमारे पास दिखाई गई ये मैट्रिक्स, ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मैट्रिक्स प्रोटीन होती है। और इसके बाद इसके हमारे पास जो कहना अंदर वाला पार्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, और वो छोटे छोटे यूनिट्स हमारे पास क्या कहलाता है? कैप्सोमियर कहलाते हैं। कैप्सोमियर कैप्सिड बना लेते हैं, और इसकी जो कैप्सिड की शेप आपको नज़र आ रही है किस तरह होती है? कोनिकल होती है। कैप्सिड के अंदर जो हमारे पास जो इसका पार्ट है वो इस वायरस का कोर कहलाता है। इसका कोर या इसका जो अंदर वाला पार्ट है किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है? ये हमारे पास इसके अंदर ये दिखाया गया है RNA रेड कलर में। ये हमारे पास RNA सिंगल स्ट्रैंड RNA होते हैं, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड RNA का एक मालिक्यूल नहीं होते, दो मालिक्यूल, दो सिंगल स्ट्रैंड RNA उसके अंदर मौजूद होते। इसके अलावा यहाँ पर जो कहना एक एंजाइम को शो किया गया, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये भी इसके कैप्सिड के अंदर या इसके कोर के अंदर पड़ा होता है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या रोल होता है? इसके अंदर होता है आरएनए। जब ये अपना आरएनए इंजेक्ट करता है होस्ट सेल के अंदर तो उसके आरएनए से डीएनए बनता है। वो जो इसके आरएनए से डीएनए बनता है वो कौन बनाता है? इसके अंदर जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो बनाता है। और इन वायरस के अंदर चूंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो इसी वजह से इन वायरसेस को रेट्रोवायरसेस भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कहना कोर के अंदर दो और एंजाइम भी मौजूद होते हैं। एक को बोला जाता है इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम का ये काम होता है कि इसका जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के अंदर लगा लेता है, अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेता है। और इसके अलावा एक और एंजाइम भी मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम का ये काम होता है कि वहाँ पर हमारे पास जब नए होस्ट सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो नए प्रोटीन नए HIV बन रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन बन जाते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन। वो स्ट्रक्चर प्रोटीन को तोड़ना वो जो कहना प्रोटीएज एंजाइम का काम होता है। इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया, इस डायग्राम में अगर आप देखें इसके अंदर वो प्रोटीएज एंजाइम दिखाया गया। देखो बच्चे GP120 ये जो रेड दिखाया गया है ये हमारे पास जो कहना स्पाइक का बाहर वाला पार्ट, GP41 अंदर की तरफ दिखाया गया। ये हमारे पास जो ये दिखाया गया जो हमारे पास जो कहना इस कलर में दिखाया गया, ये हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास इसका एनवेलप है। एनवेलप के अंदर जो कहने क्या लगे हैं स्पाइक लगे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये जो दिखाया गया जो ग्रीन कलर में दिखाया गया ये बेसिकली मैट्रिक्स प्रोटीन है। और इसके बाद ये जो येलो दिखाए गए हैं ये येलो क्या है? ये इसका कैप्सिड है या जो कैप्सोमर पर मुश्तमिल होता है। अब इसके अंदर आप देखें ये सिंगल स्ट्रैंड RNA दो पड़े हैं ब्लू उसके कलर में। इसके अलावा ये जो हमारे पास जो रेड कलर में दिखाया गया ये प्रोटीएज एंजाइम है। इसके अलावा हमारे पास जो कहना ये वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। और हमारे पास जो कहना ये जो दिखाया गया ये इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। ये बाहर की तरह इसका एनवेलप है जो होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। इसके अंदर जो कहना स्पाइक लगे हैं। स्पाइक जो कहना दो पार्ट होते हैं। बाहर का वाला पार्ट GP120 जिसकी वजह से होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ ये अटैच होगा। और अंदर वाला पार्ट GP41 ये जो कहना इसके एनवेलप का होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन में ये हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद कैप्सिड और एनवेलप के दरमियान हमारे पास जो कहना मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसके बाद कैप्सिड होता है जो कोनिकल शेप होता है जो उसके कोर के इर्द गिर्द उसने कवरिंग बनाई होती है। और इसका जो कोर होता है या इसका जो अंदर वाला पार्ट है दो सिंगल स्ट्रैंड RNA, एक एंजाइम प्रोटीएज, एक एंजाइम इंटीग्रेज और एक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पर मुश्तमिल होता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास HIV वायरस की स्ट्रक्चर है। आपकी बुक में ये डायग्राम दी गई है जिसमें अगर आप देखें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक, ये हमारे पास जो कहना इसका एनवेलप, इसके बाद ये मैट्रिक्स प्रोटीन, इसके बाद ये जो दिखाया गया ये कैप्सिड, अंदर की तरफ ये जो येलो दिखाए गए ये वायरल कोर या RNA है। यहाँ पर हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज और प्रोटीएज एंजाइम भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम में जो कुछ भी दिखाया गया है इसी को आपने फिर अपने वर्ड्स में लिखना है। किस तरह लिखना है? देखें सबसे पहले तो ये कि हमारे पास जो इसकी जो शेप है इसकी शेप स्फेरिकल है, राउंड इसका शेप है। इसके बाद एनवेलप, एनवेलप इसकी आउटर कवरिंग है जो लाइपोप्रोटीन पर मुश्तमिल है। और ये किसी से बन जाती है? फॉर्म फ्रॉम द होस्ट सेल मेम्ब्रेन, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से बन जाती है। एनवेलप के अंदर हमारे पास जो कहना प्रोटीन होते हैं वो स्पाइक बना लेते हैं। और हर एक जो स्पाइक है इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो हमारे पास GP120 कहलाता है। और जो एनवेलप के अंदर वाला पार्ट है जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है इसको हम बोलते हैं GP41। GP120 का क्या काम होता है? GP120 का ये काम होता है कि ये HIV को होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है, होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहा होता है। और GP41 इसके एनवेलप को होस्ट सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने में हेल्प कर रहा होता है। बिटवीन कैप्सिड एंड एनवेलप मैट्रिक्स प्रोटीन इज प्रेजेंट। कैप्सिड एंड एनवेलप के दरमियान मैट्रिक्स प्रोटीन मौजूद होता है। कैप्सिड कोनिकल शेप होता है और ये जो कहने क्या होता है छोटे छोटे यूनिट कैप्सोमर्स पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद हमारे पास इस वायरस का सेंट्रल पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कोर। इसका जो कोर होता है 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम इसलिए मौजूद है कि इससे हमारे पास जो कहना HIV की रिप्लिकेशन होती है। कौन सी एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम। इसमें से हर एक एंजाइम का अपना काम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, और इसी वजह से इन वायरसेस को रिट्रो वायरसेस भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। अच्छा, इस एंजाइम को नाम दिया है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक होती है ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन स्थिति जब होती है तो उस वक्त ट्रांसक्रिप्शन होती है। असल में हमारे पास डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें वायरल आरएनए आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन तो इसको बोलते हैं जब डीएनए आरएनए बनाता है, लेकिन यहाँ पर देखें वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और इसको जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है उस एंजाइम का नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इंटीग्रेज एंजाइम जो कहना वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के अंदर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारे पास जो प्रोटीएज एंजाइम है वो हमारे पास जो कहना जो लास्ट स्ट्रक्चर प्रोटीन वो बना लेता है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेता है। और ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोटीन बन रहे होते हैं, प्रोटीएज एंजाइम उसको यूनिट में कन्वर्ट कर लेता है, और इसके जो छोटे यूनिट बन जाते हैं तो वो हमारे पास जो नया HIV वायरस बन रहा होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन वो बन रहे होते हैं वो बेसिकली वायरल जीन्स बना रहे होते हैं। हमारे पास जो कहना 9 वायरल जीन है, इसमें जो 3 जीन है वो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास HIV की ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके डायग्राम को आप स्टडी कर लें तो इसकी स्ट्रक्चर इतनी मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको जो कहना इसकी समझ आ गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।